respiratory infections ranging from the common cold. सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई लड़ाई यानी कि करगिल युद्ध की आज 21वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर देश भर में करगिल शहीदों को आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। कैसी थी करगिल की लड़ाई और तब से लेकर अब तक भारतीय रक्षा तैयारियों में क्या कुछ बदला है, इस विषय पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर देश वीर सपूतों को कर रहा है याद। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस के बलबूते पाकिस्तान को मिली थी करारी शिकस्त। राष्ट्रपति ने सेना के साहस और बलिदान को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भेंट की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में करगिल के बहादुर सैनिकों को किया याद। कहा, युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है। युद्ध की परिस्थितियों में बहुत सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। कहा, इससे सैनिकों और उनके परिवार के मनोबल पर पड़ता है बहुत गहरा असर। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 साल पहले की तरह ही भारत किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश के हमला करने पर अब हम बड़े बल के साथ करते हैं कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को हराने में मास्क के सही इस्तेमाल की बात को दोहराया। मास्क को निकालने और इससे असुविधा महसूस करने वाले लोगों से कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे चिकित्सकों और नर्सों के बारे में भी विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का किया आह्वान। शिल्पकारों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय परिधान और हाथ से बने सामान का इस्तेमाल करने की अपील की। कोविड-19 के खिलाफ एक दिन में रिकॉर्ड लोगों ने जीती जंग। 36,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। देश में लगातार दूसरे दिन भी टूटा जांच का रिकॉर्ड। 4,42,000 लोगों की एक दिन में हुई जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। एक दिन में 10,000 नमूनों की जांच की होगी सुविधा। असम में बाढ़ की स्थिति में आया मामूली सुधार। बिहार में बाढ़ के कारण 13 लाख लोग हुए प्रभावित। राज्य में अगले 24 घंटों के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। देश आज अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है और आज ही के दिन 21 साल पहले हमारे जाबाजों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। तो 21 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सूरमाओं ने करगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया करगिल युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम को पाकिस्तान आज भी नहीं भुला पाया। इस मौके पर देश भर में शहीदों को नमन किया गया। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी ने वीर सपूतों के योगदान को नमन किया। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। 26 जुलाई भारत के लिए बहुत ही खास दिन। ये दिन तब से हर भारतीय के लिए खास बन गया जब से 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में जीत हासिल की थी।
ये दिन उन सैनिकों के सम्मान में हर साल मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा दी। करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने जिस साहस और जांबाजी का परिचय दिया, उसने एक मिसाल कायम कर दी। भारतीय सेना के जवानों की वीरता का प्रतीक करगिल की चोटियों में स्थित द्रास वॉर मेमोरियल में रविवार सुबह भारतीय सेना ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही देश के दूसरे युद्ध स्मारकों पर भी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की निडरता, दृढ़ संकल्प और असाधारण वीरता का प्रतीक है। मैं उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र सदा के लिए उनका और उनके परिवारजनों का कृतज्ञ है। हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए करगिल युद्ध के वीरों को याद किया और कहा कि आज ही के दिन 21 साल पहले हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था उसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया था, लेकिन फिर दुनिया ने हमारे सैनिकों और भारत की ताकत को देखा। ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारे शब्द हमारे वीर सैनिकों के मनोबल और उनकी शान को बढ़ाने वाला होना चाहिए। युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं, करते हैं, उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर, उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े। वहीं वीर जवानों को याद करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने करगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए हमेशा कृत संकल्पित है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को याद करते हुए कहा कि हमने ये साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र हमारे वीरों को इस लड़ाई में मिले, तो इंडिया की विक्ट्री थी, बहुत बड़ी विजय थी इंडिया के लिए, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ी गई। इससे पहले करगिल के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल को 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया।
इस धनराशि का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए उपकरण और दवाइयां खरीदने में किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में वॉर वेटरन्स को सम्मानित करने का काम किया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने करगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। या तो अपनी मातृभूमि के लिए हम सर्वोच्च बलिदान देके आ जाएंगे या फिर मातृभूमि के लिए हम तिरंगे में लिपट के आ जाएंगे। तो वही एक हमारी सोच रहती है और वहां पर यही सोच के साथ हर सैनिक लड़ रहा था और हमने करगिल में विजय प्राप्त की। करगिल विजय का ये दिन हमें अपने वीर जवानों को याद करने के साथ साथ मातृभूमि की खातिर देशभक्ति का जज्बा भी पैदा करता है। लेह से रमेश चंद्र और दिल्ली से नंदिता डागर और राजेश राज के साथ न्यूज टाइम डेस्क डीडी न्यूज। तो हर कोई अपने तरीके से भारतीय सेनानियों के शौर्य को सलाम कर रहा है, जो शहीद हुए उनको नमन कर रहा है। आपको कुछ हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो वॉल पे ये एक वीडियो है जो कि एक तरीके से एरियल व्यू है, जो ये बताता है किस प्रकार की जो पूरा इलाका है जहां पे करगिल की बात हो, द्रास की या बाल्टिक की, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव प्रतीकात्मक वीडियो है कि किस प्रकार की चोटियां वहां पे मौजूद हैं। और इन इलाकों पर जब सर्दियों की बात होती है तो वहां पर -50 तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में सर्दियों के समय में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता था, जिसमें टाइगर हिल या तमाम इस प्रकार के द्रास जैसे इलाके हुआ करते थे। और शायद इसी बात का फायदा उठाकर जो पाकिस्तान की घुसपैठ थी, जो कि सेना के माध्यम से भी पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, उसको देखने को मिला था 1999 में करगिल में। और 3 मई को उस घुसपैठ की कहानी हमको पता लगी थी। जो भारतीय स्थानीय जो चरवाहे थे, वो जब वहां पे अपने जानवरों को लेकर गए तो उनको वहां पे पता लगा कि इन इलाकों में जो कि भारतीय पोस्ट हुआ करती थी, वहां पर कुछ और लोग आकर कब्जा जमा चुके हैं। ये कौन लोग थे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन चरवाहों के माध्यम से 3 मई 1999 को यह जानकारी भारतीय सेना को दी गई। 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को वहां भेजा, लेकिन उनके साथ में बर्बरता की गई और भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी के जो 5 जवान थे उनको शहीद कर दिया गया। और ये कोशिश इस घुसपैठ की थी कि लेह श्रीनगर जो हाईवे है उस पर तरीके से कब्जा कर लिया जाए और लेह को, बाकी हिस्से को हिंदुस्तान के साथ में काट दिया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से उसी रास्ते पर सारा चीजें निर्भर थी। 10 मई 1999 को इस इलाके में द्रास, काक्सर, मुक्षेस सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया और करगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर चुके पाक घुसपैठियों को वहां पर देखा गया। करगिल, द्रास और बाल्टिक सेक्टर में एक अनुमानता उस वक्त ये स्थिति थी कि शायद 600 से लेकर 800 घुसपैठिए वहां पर अलग अलग पोस्ट में इन ऊंची जगहों पर अपनी स्थिति को बना चुके हैं, पहुंच चुके। तो ये अपने आप एक स्थिति बन चुकी थी और धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। 15 मई 1999 के समय में एक तरीके से उसके बाद से कश्मीर के जो अलग अलग इलाकों में, श्रीनगर या अन्य जगहों पर जो सेनाएं मौजूद थी, वहां से अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा गया और उसके बाद से कहानी आगे बढ़ती नजर आई। तो एक तरीके से ये वो प्रतीकात्मक वीडियो है, रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है, जिसमें हम दिखाना चाह रहे थे कि आपको आखिर स्थिति किस प्रकार की और वहां पर करगिल के समय स्थिति वहां क्या देखने को मिली। कुछ और हम आपको बताते हैं कि करगिल की पूरी कहानी क्या थी। जिस प्रकार से 3 मई को पता लगा और उसके बाद से चीजें आगे बढ़ती रही और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों के ऊपर कस के बमबारी की और ये बमबारी भारतीय वायुसेना के माध्यम से की गई थी और मिक्स के तमाम विमानों के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कोशिश ये थी कि जिस जगह पर घुसपैठिए बैठे हैं वहां पर उनकी एक तरीके से मौजूदगी को ध्वस्त कर दिया जाए। भारतीय वायुसेना के घुसपैठियों पर बमबारी की 26 मई 1999 की बात है। और 27 मई को अगर हम बात करें तो 2 लड़ाकू विमानों को पाक सेना ने गिरा दिया था और इसमें शहादत भी हुई थी, क्योंकि ये कहानी इस लिहाज से है क्योंकि वो ऊंचाई पे थे और ऐसी स्थिति का फायदा पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनको मिल रहा था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्ध बंदी बना लिया था। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति थी जहां पे भारत उस समय समझ पाता, उससे पहले कई प्रकार की स्थितियां ऐसी हो चुकी थी जहां पे भारत अपने आप को असहज स्थिति में पा रहा था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी उस तारीख 27 मई का जो ऑपरेशन था उसमें शहीद हुए थे, उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ था। अपने आप में ये भारत को शुरुआती झटके लगे थे। उसके बाद में चीजें, स्थितियां आगे बदलती गई। किस प्रकार से हुआ? 31 मई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि करगिल में युद्ध जैसे हालात है, क्योंकि उससे पहले ये सिर्फ घुसपैठ माना जा रहा था, लेकिन उस समय तक स्थिति साफ हो चुकी थी कि ये महज घुसपैठ नहीं बल्कि बात कहीं और ज्यादा आगे निकलती नजर आ रही है। 3 जून 1999 को पाकिस्तान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को भारत को सौंप दिया, जो कि युद्धबंदी बन चुके तो उनको भारत को सौंप दिया गया था। भारत का ही दबाव था जिसके चलते के नचिकेता को सौंपा गया था। करगिल युद्ध में 5 जून 1999 में घुसपैठियों की शक्ल में पाक सेना के शामिल होने के सबूत भारत ने दुनिया भर को दिखाए थे। दुनिया भर को दिखाए थे कि
कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की सेना इस पूरे घुसपैठ में शामिल है, क्योंकि 3 पाकिस्तानी सैनिकों के जो आइडेंटिटी कार्ड थे, पहचान पत्र थे, उनको उजागर किया था भारत ने, और ये दुनिया को दिखाया था किस प्रकार से घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तान की सेना करगिल में भारतीय पोस्टों पर आ चुकी है। तो ये अपने आप में दिन ब दिन एक तरीके से बात आगे बढ़ती जा रही थी। 6 जून की अगर बात की जाए तो भारत ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की घुसपैठियों पर हमला किया, और यह हमला कई तरफ से एक तरीके से किया गया था। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त ऊंची चोटियों पर था, भारत के सेनानी नीचे की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन बावजूद उसके इस हमले को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया गया। 6 जून की अगर बात की जाए तो सेना और वायुसेना ने मिलकर द्रास करगिल सेक्टर में एक बड़ा अभियान चलाया था। उसके बाद धीरे धीरे पैर खिसकने लगे थे, जमीन खिसकने लगी थी पाकिस्तान सेना के घुसपैठियों की। तो अपने आप में ये लगातार कोशिश की जा रही थी किस प्रकार से जो भारतीय क्षेत्र है उसको मुक्त कराया जाए। 9 जून की अगर बात की जाए तो बाल्टिक सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 चोटियों को एक प्रकार से फिर से हासिल कर लिया था। वो ऐसी चोटियां थी जिन पर पहले पाकिस्तानी ने कब्जा कर रखा था, वहां पर भारत ने उन चोटियों को वापस किया था, क्योंकि ये बेहद अहम थी रणनीतिक लिहाज से। ये ऊंचाई वाले इलाके थे, यहां से तमाम क्षेत्रों की निगरानी हो सकती थी और यहां से अपने इलाके को सुरक्षित भी रखा जा सकता था। ये बेहद अहम इलाके थे। इसी तरीके से 11 जून की अगर बात की जाए तो भारत ने पाकिस्तान सेना प्रमुख मुशर्रफ के घुसपैठ के प्लान में शामिल होने के जो सबूत थे वो सार्वजनिक किए थे, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान की सरकार हो चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, वो लगातार मना कर रहे थे कि उनका इस घुसपैठ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पूरी बातचीत इंटरसेप्ट करके ये भारत ने दुनिया के सामने रख दी थी कि आखिर कैसे परवेज मुशर्रफ खुद इस पूरी प्लानिंग के पीछे मौजूद है। करगिल युद्ध की अगर बात की जाए तो 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग चोटी पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था। बेहद ऊंचाई पे नीचे की तरफ से लड़ते हुए ये अपने आप में एक बेहद मुश्किल भरा एक ऑपरेशन था, युद्ध था। उसको धीरे धीरे भारतीय सेनानी अपने कब्जे में लेते जा रहे थे और तोलोलिंग की जो पहाड़ियां थी वो भारत के कब्जे में आ गई थी। 14 जून की अगर बात की जाए तो 14 जून से लेकर लगभग 28 जून तक लगातार भारत ने रणनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर बात की जाए और राजनयिक स्तर पर कोशिश की थी पाकिस्तान को घेरने के लिए, और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दुनिया भर से भारत के माध्यम से कोशिश की जा रही थी और उसका असर भी देखने को मिला था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका था न सिर्फ भारत की नजर में बल्कि दुनिया की नजर में कि उसकी जो ये हिमाकत है उसने सही नहीं किया है और उसको ये महंगी पड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बन रहा था, चाहे अमेरिका जैसे देशों या तमाम अन्य देशों की बात की जाए। 29 जून को टाइगर हिल के पास की 2 महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि मेन टाइगर हिल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने आप में हाइट्स थी, चोटी थी। उसके बगल की 2 पहाड़ियों पर भारतीय सेनानियों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया। ये वही तस्वीर है जो टाइगर हिल के कब्जे के समय भारतीय जो जाबाज थे उन्होंने तिरंगा फहराकर एक तरीके से दिखाया था कि हाँ, आखिर अब हम यहाँ पहुंच गए और हमने इसको कब्जे में अपने ले लिया है। लगभग 11 घंटे की लगातार लड़ाई चली थी। जब टाइगर हिल से नीचे की ओर से ऊपर सैनिक जा रहे थे, उस वक्त इस लड़ाई को 11 घंटे तक लगातार लड़ने के बाद में टाइगर हिल पर भारतीय सेनानियों ने कब्जा किया था, अपने शौर्य की एक गाथा लिखते हुए। भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा किया। हम 5 जुलाई की बात कर रहे हैं। लगभग पूरा द्रास सेक्टर जो कि एक तरीके से रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भारत का फिर से कब्जा हो गया था। 5 जुलाई 1999 का हम जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा 7 जुलाई की अगर बात की जाए तो बाल्टिक सेक्टर में जोवर पहाड़ी जो कि अपने आप में बड़ा रणनीतिक महत्व है, उस पर भी भारतीयों ने फिर से कब्जा कर लिया। ऐसे तमाम इलाके धीरे धीरे लगातार भारत के पास आते जा रहे थे जो पहले उनके हाथ से निकल चुके थे। इस ऑपरेशन, इसके अलावा एक और ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हुई थी। विक्रम बत्रा वही थे जिन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर, अपने आप में देश के लिए जज्बा और जो है अपने आप में एक अनोखी मिसाल पेश करके गए थे। 11 जुलाई की बात की जाए तो भारतीय सेना ने लगभग पूरे बाल्टिक सेक्टर की चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया था और हासिल कर लिया था जो हमारे हाथ से जा चुकी। तो ये 11 जुलाई तक काफी चीजें हमारे हाथ में आ चुकी थी। सभी चोटियां रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये ऊंचाई के इलाकों में थी। यहां से ना सिर्फ दुश्मन को हम नुकसान पहुंचा सकते थे बल्कि अपने क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने में यह बेहद महत्वपूर्ण थी। 12 जुलाई की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने लगभग एक तरीके से युद्ध हारने के बाद में बातचीत की पेशकश की थी। एक तरीके से वो टेलीविजन पे आए थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी और बातचीत की पहल की बात की थी, क्योंकि तब तक उनके हाथ से पूरी तरीके से युद्ध निकल चुका था। 14 जुलाई की अगर बात की जाए 1999 में तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र से खदेड़ दिया था। एक तरीके से भारत ने अपने सारे इलाकों को वापस ले लिया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की एक तरीके से सफलता की घोषणा की थी। 14 जुलाई की बात है, लेकिन उसके बाद भी लगातार भारतीय जाबाजों ने, भारतीय सेना ने लगातार एक तरीके से अपने आप को वहां पे अग्रेसिव तरीके से रखा और 26 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन, जिसकी 21वीं वर्षीय आज हम मना रहे हैं, भारत ने करगिल युद्ध जीतने की घोषणा कर दी थी। जो भी क्षेत्र भारत के कब्जे से पाकिस्तान के घुसपैठियों के पास गया था उसको वापस ले लिया था और पूरी तरीके से यह अपने
आप में स्थापित हो चुका था कि भारत ने जो कुछ भी एक तरीके से जो इन हिस्सों को पोस्ट को गवा दिया तो उन सबको हासिल कर लिया था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था। ये बताता है अपने आप में कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो पराक्रम दिखाने के लिए कितनी ऊंचाई पे भी जाकर अपने शौर्य को दिखा सकती है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था। किस प्रकार की थी उस वक्त की चुनौतियां और करगिल यानी 1998 से लेकर आज 2020 तक क्या कुछ भारतीय रक्षा तैयारियों में बदला, इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। टाइगर हिल जीता गया था,